एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। यहाँ वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव, यहाँ जीरो और यहाँ पे नेगेटिव। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में तुम ध्यान दो, इसका कर्व कम है, इसका कर्व ज्यादा है। देखो ये ज्यादा स्लोप है? भले नेगेटिव में स्लोप ज्यादा है लेकिन स्लोप तो ज्यादा है। तो स्पीड क्या नेगेटिव होती है कभी? स्पीड को क्या नेगेटिव पॉजिटिव से? स्पीड तो स्पीड है। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी? थर्ड वाले इंटरवल में, राइट? फिर कहाँ होगी? सेकेंड में। और फिर कहाँ होगी? यहाँ। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी के साइन की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ कोई साइन नहीं और यहाँ, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हैं? ये फिगर है स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन अलोंग ए कांस्टेंट डायरेक्शन। 3 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सीलरेशन ग्रेटेस्ट। बेटा तुम्हें बताया गया तो एवरेज स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो इसमें स्लोप बताना है तुम्हें। यहाँ स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पे कैसा है? नेगेटिव। यहाँ पे कैसा है? तो यहाँ एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ जीरो। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे आज प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, हम एक ही मोशन को दो टुकड़ों में बांटेंगे। जैसे तुमने अभी तक ऐसे पढ़ा होगा कि हमने कोई चीज इस तरह से फेंकी है ना। इमेजिन करो यहाँ एक टेबल लगी है और उस टेबल पे मैं ऐसे खिसका दूं, है ना। तो ये कौन सी मोशन हुई? एक्स डायरेक्शन में। ये वाली कौन सी हुई? वाई में। लेकिन अब हम एक इस तरह की मोशन के बारे में जानने जा रहे हैं जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम दो कोऑर्डिनेट चाहिए। कितने चाहिए? दो कोऑर्डिनेट। इस चैप्टर का नाम होगा मोशन इन ए प्लेन। क्या होगा? मोशन इन ए प्लेन। और मोशन इन ए प्लेन में हम दो तरह की मोशन पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। क्या क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर। हिंदी में बात कर लें तो प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति। प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति। तो देखो जैसे मान लो मैंने किसी बॉल को इस तरह से फेंका, किसी बॉल को मैंने इस तरह से फेंका, ठीक। इसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो इस तरह की होगी। देखना, मैंने इसे इस तरह से फेंका। बोलो। देखो इसका जो ट्रेजेक्टरी था वो इस तरह का है। मैं वापस करूँ, देखना। अब इसमें देखना, समझो बात। इसे मैंने इस तरह से फेंका। किस तरह से फेंका? इस तरह से। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक ऊपर। समझते हैं? इसके दो कंपोनेंट होंगे। मान लो मैंने इसे u से फेंका और ये एंगल था थीटा। कितना था? थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट होगा u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा u sin थीटा। मतलब हमने वेग को दो टुकड़ों में बांट दिया। किसमें बांट दिया? क्योंकि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हम पढ़ चुके हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस हम पढ़ चुके हैं। ये एक अलग तरह की मोशन थी जिस मोशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्स में और वाई में। हम एक्स में भी पढ़ लेंगे और वाई में भी पढ़ लेंगे। क्या कोई समस्या है? इसके ऊपर जाने की वजह क्या होगी? ये ऊपर क्यों जाएगा? मतलब ये ऊपर जाएगा u sin थीटा की वजह से। किसकी वजह से? u sin थीटा की वजह से। और जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो ये और ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब इसका ये वाला y वाला जो वेग है वो कितना हो चुका है? 0। अगर y वाला कंपोनेंट 0 नहीं होता तो ये और ऊपर जाता। क्लियर है? अच्छा, y वाला कंपोनेंट 0 क्यों हुआ है? क्योंकि नीचे की तरफ हमेशा एक एक्सीलरेशन लगता रहा है।
क्या लगता रहा है? एक एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, उस एक्सीलरेशन की वजह से इसका वेग लगातार घटता गया, घटते घटते जीरो हो गया। जीरो हो जाने के बाद फिर नीचे आ जाएगा। किधर आ जाएगा? नीचे। क्लियर है? तो अब तुम सोच रहे होगे फिर ये इस तरह से ऊपर जाके नीचे क्यों नहीं आया, आगे क्यों बढ़ा? आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदार है u cos थीटा। कौन जिम्मेदार है? u cos थीटा। अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा वातावरण है जिसमें हवा वगैरह नहीं है, कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, इन सब चीजों को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक, जैसे तुमने देखा होगा मैं दो चीजों को ड्रॉप किया था, एक हल्की चीज को और एक भारी चीज को। तब भी हमने ये माना था कि हम एयर के रेजिस्टेंस को क्या मान रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं उसे, है ना। यहाँ पे भी हम एयर वगैरह के रेजिस्टेंस को अगर नहीं मानेंगे तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई त्वरण नहीं है। और जब त्वरण नहीं है तो इसका वेग कैसा रहेगा? अपरिवर्तित, जितना है उतना ही रहेगा। तो इसके हाईएस्ट पॉइंट में भी इसका वेग, एक्स वाला वेग कितना रहेगा? u cos थीटा। जब ये जमीन को हिट कर जाएगा यहाँ, तब भी इसका ये वाला जो वेग होगा वो u होगा, इधर वाला और इधर वाला। इधर वाला क्या होगा? u cos थीटा, और इधर वाला क्या होगा? ठीक है, क्लियर है? अब इसने जो ये वाली हाइट अटेन करी है, कौन सी वाली? इसे बोला जाएगा मैक्सिमम हाइट। क्या बोला जाएगा? मैक्सिमम हाइट। जितने टाइम तक ये हवा में रही है उसे बोला जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तुम बताओ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? जब हम किसी बॉडी को इस तरह से ऊपर फेंकते थे तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? h बराबर u²/2g, यही ना? इस बार कौन जिम्मेदार है ऊपर जाने के लिए? u sin थीटा। तो u की जगह क्या लिखोगे तुम? u sin थीटा, तो u² sin² थीटा अपॉन 2g। ये क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? समझ आया? महत्तम ऊंचाई का मतलब क्या है? जब हमने कोई प्रोजेक्टाइल फेंका है तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, ऊपर कितना ऊंचा जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा? मैक्सिमम हाइट, है ना, महत्तम ऊंचाई। और टाइम कितना लगता था बेटा? अभी बताओ। 2u/g। u की जगह क्या लिखोगे तुम? सही है, बोलो। ये जो इस डायरेक्शन में ये जितना चलेगा उसे बोला जाएगा क्षैतिज परास। क्या बोला जाएगा? ये वाली जो डिस्टेंस होगी टोटल, ये और ये पूरी डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं? आर बोले तो क्षैतिज परास। अंग्रेजी में से बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। बेटा ये होगी आर बराबर, देखो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। एक्स दिशा में चाल कितनी है? एक्स दिशा में चाल कितनी है? चाल u cos थीटा ना, बोलो। और टाइम कितना लिया इसने? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर जितनी देर ये हवा में रहा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। r बराबर मिल जाएगा तुम्हें u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी है बेटा? सही है, r बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास u² 2 sin थीटा cos थीटा। बताओ ये किसका फॉर्मूला है? 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ, क्या मैथमेटिक्स पढ़ते हो? हाँ, साइन 2 sin a cos b क्या होता है? 2 sin a cos a क्या होता है? sin 2a कितना होता है? तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा अपॉन, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, h में क्या आएगा? स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? 2, ठीक है।
2 का मतलब ये स्क्वायर नहीं है, ओके। ये थीटा के साथ प्रोडक्ट में लिखा है, गुणा में लिखा है। पहले इतना नोट करो फिलहाल। मैंने कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से प्रोजेक्ट किया है, ठीक, या ऐसे मान लो कि रोहित शर्मा ने ये छक्का मारा है, ठीक, और ये बॉल है और अपने बल्ले से उसने हिट किया है। जब वो हिट कर रहा है तो तुमने बॉल की ट्रेजेक्टरी देखी होगी, तो बॉल इस तरह से जाती है और ऐसे जाती है। ऐसे जाने की वजह क्या होती है, उसमें ग्रेविटी की वजह से वो ऊपर जाती है और ऊपर जाके एक टाइम पर उसे रुकना होता है, वापस आना होता है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो वाई डायरेक्शन में वो सिर्फ ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, और एक्स में वो आगे क्यों जा रही है? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में उसके पास एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है। जैसे ये u है, तो u का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? u cos थीटा, और ऊपर वाला कितना होगा? sin थीटा, u sin थीटा। जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा तो इसका y वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? 0। अब गति के 3 समीकरण होते हैं, कितने होते हैं? 3। और तीनों को लगा के देखते हैं। हम बात करेंगे मोशन अलोंग y एक्सिस। किसकी बात करेंगे? हम सिर्फ y एक्सिस के बारे में बात करेंगे। तो y एक्सिस के बारे में इनिशियल स्पीड कितनी है? v इनिशियल कितना है बेटा? u sin थीटा, बोलो। और v फाइनल कितना है? 0। मैक्सिमम हाइट तक की बात कर रहे हैं। v फाइनल कितना है? 0। और a बराबर कितना है? -3। और मान लेते हैं टाइम लगा t। कितना लगा? t। अब गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस a, s बराबर पहले से बात कर लेते हैं, पहले किससे शुरू कर लेते हैं। v कितना होगा? 0, बोलो। y दिशा में इसका यहाँ वाला वेग कितना होगा? महत्तम ऊंचाई वाला 0 बराबर u कितना है? u sin थीटा प्लस a की जगह क्या लिखोगे? -3। सही है। तो इसे एक और सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं इसे आगे लिख रहा हूँ। क्या ये gt आगे आ जाएगा? बोलो। तो gt बराबर कितना हो जाएगा? u sin थीटा। तो t बराबर कितना हो जाएगा? u sin थीटा अपॉन g। ये सिर्फ ऊपर जाने का है, ये कहाँ का है? ऊपर जाने का। क्या इतना ही टाइम से नीचे आने में भी लगेगा? यस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? इसका ठीक डबल। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? बताओ। अभी क्लियर है ये? हमने गति के समीकरण से ही निकाला ना ऐसे। तो ये तो हुई ये वाली बात। अब हम तीसरी वाली इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं भाई। थर्ड इक्वेशन क्या है? b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। b कितना है? 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। u ये क्या होगा? u sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2, और मैक्सिमम हाइट को क्या लिखना है? h। तो ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इधर लिखोगे तो क्या आएगा? 2gh बराबर u स्क्वायर। h बराबर कितना हो जाएगा भाई? ठीक है। तो ये क्या हो गई? अब बताओ, ये मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन समझ नहीं आई क्या यहाँ? हाँ, नहीं आई? यहाँ पे भी दिक्कत है? कोई डाउट हो तो बताओ, नोट करो। नोट करो इसे। बताओ, x डायरेक्शन में चालू नहीं किया। x डायरेक्शन में इसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना है? 0। देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस, राइट। x डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है।
जब कोई त्वरण नहीं होता है तो हम सिंपली लिख सकते हैं दूरी बराबर क्या, चाल गुणे समय। तो दूरी को क्या लिखा है r, और क्षैतिज दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है u cos थीटा, और समय कितना लगा था टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। r बराबर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैं कर चुका हूं इसे, तो लिख देते हैं r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर sin थीटा अपॉन, इसे बोलते हैं क्षैतिज परास। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओके। नोट करो इसे भी बहुत स्पीड में। हो गया, जल्दी करो जल्दी। हो गया, बहुत बढ़िया। कितना दूर गिरा, 90 मीटर। तो तुम्हें ये बताना है कि कितनी स्पीड से फेंका होगा इन्होंने। अभी देखो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90। और आर बराबर फॉर्मूला क्या होता था, साइन 2 थीटा अपॉन, सही है। अब ये वैल्यू कितनी है, जी का मल्टीप्लाई कर दो, साइन 2 गुणे कितना हो जाएगा, थीटा कितना है 45 गुणे कितना होगा 90। तो 90 गुणे जी की वैल्यू कितनी होगी 10 ले लेते हैं, ऐसा होती 9.8 है, बस कैलकुलेशन के पर्पज से 10 लेते हैं। बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर sin 90 कितना होगा 1। तो u स्क्वायर बराबर कितना आएगा 900। तो u की वैल्यू कितनी आएगी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो भाला प्रोजेक्ट किया गया होगा। अब कोई इसमें तुमसे ये पूछ ले कि ये कितना ऊंचा गया होगा, तो तुमसे ये भी पूछ सकता है कितना ऊंचा गया होगा, बोलो h कैसे निकालोगे, u स्क्वायर, सही है। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 900, बोलो। और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कितनी होती है थीटा की जगह 45 है ना, तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। और उसका क्या करना है तुम्हें, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 * g। g की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 45 गुणे 1/2। कितना ऊपर जाएगा ये, कितना ऊपर जाएगा। अब अगर कोई तुमसे ये कहे कि वो कितनी देर तक हवा में रहेगा, वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर कितना आएगा बताओ, 2u sin थीटा अपॉन, सही है, बोलो। तो √2 से इसमें अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। 1.41 होता है, लगभग 4.2 सेकेंड आएगा। कितना आएगा लगभग 4.2 सेकेंड तक वो भाला हवा में रहेगा। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें, हाँ। इसी तरह की प्रॉब्लम्स होंगी इसमें, कभी भाला फेंक देंगे, कभी कोई बॉल फेंकेंगे, कभी कोई चक्का लगा देगा, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री बतानी है तुम्हें, या फिर कितने एंगल से फेंके कि मैक्सिमम दूरी पर गिरे। अब कितने एंगल पर फेंकी जाए मैक्सिमम दूरी पे गिरे, तो कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला, है ना। अब इसमें sin 2 थीटा की, साइन की औकात क्या होती है, औकात बोले तो रेंज -1 से +1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है +1। तो r अगर मैक्सिमम चाहिए तुम्हें तो sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1।
बताओ 1 किसकी होती है? साइन 90 की। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90। 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो थीटा कितना होगा? 45। तो जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम आएगी, राइट? जैसे मान लो मेरी क्षमता है कि मैं 30 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता हूँ कोई ऑब्जेक्ट। कितने से? अगर मेरा एंगल ये 30 है, 40 है, 45 है, 50 है, 60 है, 60 90 हो गया, 30 है, 35 है, 60 है या 70 है, 75 है, सबसे तेज सबसे ज्यादा दूर किसमें गिरेगा? ये 45 पे। किसमें? ना 30 पे, ना 60 पे, ना 75 पे, ना 50 पे। सबसे ज्यादा दूर कहाँ गिरेगा? कब गिरेगा? जब ये 45 पे। एक और फन फैक्ट, एक और मजे की बात ये है कि अगर हम इसे 30 पे फेंकें और 60 पे फेंकें, कितने कितने पे? दोनों बार ये सेम दूरी पे गिरेगा। ऐसा क्यों? वो भी समझ लेते हैं, पहले से नोट करो। कर लिया? देख सकते हैं जैसे r इक्वल टू कितना था मेरे पास बेटा? ये था ऐसा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। अगर मुझे r मैक्स चाहिए, क्या चाहिए? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज अगर मुझे मैक्सिमाइज करनी है तो sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। और 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? sin 90। ठीक है, तो sin 2 थीटा बराबर sin 90। साइन से साइन काट दूं? हाँ, नहीं कटता है, ये फंक्शन है, साइन कोई फंक्शन है, फंक्शन से फंक्शन नहीं कटता कभी। हम बस कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन। तो ये काटना गलत है, ठीक है? क्या बोलेंगे? हम एंगल्स की कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। तो एट 45 डिग्री horizontal range will be मैक्सिमम। सही बात है? ओके, अभी वापस आते हैं इस पेज पे, ठीक है? परेशान नहीं होना है। r बराबर था बेटा u² sin 2 थीटा अपॉन g, यही था। अब एक बार मैं थीटा पे फेंक रहा हूँ, एक बार मैं 90 माइनस थीटा पे फेंक रहा हूँ, एक सेम स्पीड से। स्पीड कितनी है उसकी? u। स्पीड कितनी है? u स्पीड से एक बार फेंक रहा हूं मैं कितने पे? थीटा पे। और एक बार कितने पे? 90 माइनस थीटा पे। तो पुट करो इसमें वैल्यू। पहली बार हमने रेंज मानी r, जब हम थीटा पे फेंक रहे हैं। r बराबर क्या होगा? सिंपली u² sin 2 थीटा अपॉन g। बोलो। और एक बार कितना रेंज मान रहे हैं? r डैश। कितनी मान रहे हैं? r डैश। एंगल कितना है इस बार? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो u² sin 2 90 डिग्री माइनस अपॉन जी। समझ रहे हैं इस बात को ध्यान से? u² sin 2 का गुणा कर दो। क्या ये सही है? बस 2 का गुणा कर दिया हमने आगे। तो sin 180 माइनस समथिंग, कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे तुम? सेकंड में। कौन से में जाओगे? और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। बाकी सब कैसे होते हैं? नेगेटिव। और तुम्हें ये बात भी पता होगी जब 180 होता है, 360 होता है तो साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है। बहुत बढ़िया, बस यही चाहिए था। r डैश बराबर क्या हो जाएगा फिर? u² sin 2 थीटा अपॉन जी। मतलब r और r डैश कैसे है? बराबर। बोलो। अगर कोई दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जिनका सम 90 हो जाए, कितना हो जाए? 90। इसे और इसे जोड़ो, कितना आएगा? 90 आएगा। आएगा कि नहीं? अगर दो कोण ऐसे हैं जिन्हें जोड़ने पर वो 90 हो जाए तो उन पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो सेम आएगी, क्षैतिज परास समान आएगी। ठीक है? अब समझना, जैसे एक सवाल आता है कि मैंने 30 पर फेंका किसी वस्तु को, कितने पे? 30। और रेंज आई 50 मीटर। जब हम 60 पे फेंकेंगे तो रेंज कितनी आएगी? 50 ही आएगी।
क्लियर है? समझ आया कि नहीं? एक और सवाल, हमने 42 डिग्री पर फेंका, कितने पर फेंका? 42 डिग्री पर फेंका, तो हमें रेंज मिलती है 100 मीटर। किसी एक वेग से फेंका 42 डिग्री पर, कितनी रेंज मिलती है हमें? 100 मीटर। उसी वेग से अगर हम 48 डिग्री पर फेंकेंगे तो रेंज कितनी मिलेगी? 100। अब लेकिन यहाँ पे पता, जिन्हें ये बात पता नहीं होगी वो पता क्या क्या कहेंगे कि सर ये थोड़ी होता है, 42 और 48 की तो वैल्यू ही नहीं पता हमें। बात आ रही है समझ में? लेकिन तुम्हें क्या सोचना था, यहाँ 42 और 48 को बस जोड़ना है। 42 और 48 कितने हो रहे हैं? 42, 48, 90 कितने हो गए? 90। तो दो एंगल अगर जोड़ने पे 90 हो रहे हैं तो क्या होगा? उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज कैसी आएगी? मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। इसीलिए मैंने बोला जब हम 30 पे फेंकेंगे या 60 पे फेंकेंगे, दोनों बार रेंज कैसी आएगी? बराबर। लेकिन फर्क पड़ेगा किसमें? हाइट में। जब हम 30 पे फेंकेंगे तो हाइट कम रहेगी, जब 60 पे फेंकेंगे तो हाइट ज्यादा रहेगी। कई बार तुमने देखा होगा कुछ 6 फ्लैट होते हैं, बिल्कुल जो फ्लैट 6 होते हैं उनमें क्या होता है, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो छोटा होता है, और जिनका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है वो ऊंचे ज्यादा जाते हैं, दूर कम जाते हैं और कैच हो जाते हैं। ओके, तो जो परफेक्शन से चक्का मारते हैं वो क्या करते हैं, वो 45 एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, उनकी टाइमिंग अच्छी होती है और वो बैट में सही जगह पे बॉल को हिट करवाते हैं। अब ये सही जगह कौन सी होगी ये हम जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नोट करें फिलहाल।